हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश शिक्षा, जिसको इंग्लिश में एजुकेशन भी कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंट्रो दे दूंगा आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा के बारे में। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जितने भी एग्जाम रिसेंटली में एग्जाम हुए हैं यूपी में, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा को इस तरह से इस वीडियो में पढ़ा दूंगा आपको को आप बिल्कुल जो है घर जाने के बाद याद करने की जरूरत नहीं है। मैं क्लास में ही आपको याद करा दूंगा। इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए आपको याद होता है कि नहीं। वीडियो के अंत तक शुरू होते होते आपको ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, हमने उत्तर प्रदेश शिक्षा पढ़ा और क्लास में ही याद कर लिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये भी अब मैं बता देता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के जितने भी रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं, अब जैसे यूपी होमगार्ड हो गया, यूपी नेकपाल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी एसआई हो गया, सब में ये महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, हम लोग जनगणना से चालू करने वाले हैं। आज का टॉपिक है ना, उत्तर प्रदेश की जनगणना किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। तो देखिएगा, सबसे पहला हेडिंग लिखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना सेंसस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी। ये हेडिंग लिख के उसके बाद से इसका आंसर लिखिएगा 67.7%। ठीक है, कितनी थी, 67.7% थी। ठीक है, 67.7% थी। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, साथ साथ मैं ये भी बताते चलता हूं। देखिए, क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में इस तरह से बन सकता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए बताइएगा। आपका आंसर होना चाहिए 67.7%। ये भूलना नहीं है। ठीक है, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, 67.7%। 67.7%, 67.7%, भूलना नहीं है। ठीक है, एक बात को मैं 3 बार रिपीट करूंगा ताकि क्लास में ही याद हो जाए। अच्छा, अब अगली बात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 67.7% लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका मेल, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, फीमेल। ठीक, अच्छा, इतना बात आप समझ रहे हैं। फिर से आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, मेल के नीचे क्या लिखा है, 77.3%, फीमेल के नीचे क्या लिखा है, 57.2%। इसका मीनिंग क्या हुआ। तो देखिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है मैं आपको बताता हूं। देखो, पूछा जाएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुषों में साक्षरता दर कितनी थी। समझ में आया। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुषों में साक्षरता कितनी थी। तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, कितना, 77.3%, 77.3%। ये आपका आंसर होना चाहिए। अच्छा, अब चलिए यहाँ इसके तरफ बढ़ते हैं, फीमेल की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला में साक्षरता दर कितनी थी। तो आपका सीधा एक ही आंसर होना चाहिए भैया जी, 57.2%, 57.2%। तो देखिएगा, पुरुषों में कितना हो गया, 77.3%, और महिलाओं में कितना हो गया, 57.2%। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना, देखिए जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा बताइएगा। तो ये हो जाएगा 20.1%, 20.1%। तो इसका मीनिंग क्या हुआ। तो देखिएगा, इसका मीनिंग ये हुआ, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है, देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर था, है ना, या कितना अंतर है। ठीक है, तो आपका सीधा एक ही आंसर होना चाहिए, 20.1%, 20.1%, 20.1%। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है। अब अगली बात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, हम लोगों का अगला टॉपिक, देखिए आपके सामने हेडिंग दिख रहा है, या हेडिंग बना के लिखिए, उत्तर प्रदेश का, है ना, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। फिर से, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। तो क्या होगा बताइए, गौतम बुद्ध नगर। उसका नाम क्या होगा, गौतम बुद्ध नगर। कितनी है, तो 80.1%, 80.1%, 80.1% है, 80.1% है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन के माध्यम समझिए कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला का नाम बताओ।
ठीक है, तो आपका सीधा एक ही नाम होना चाहिए, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, क्या आपका आंसर होना चाहिए गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर कितना है, 80.1% है, 80.1% है। इतना बात याद हो गया। अब देखिए, कहीं भी अगर आप सर्वाधिक याद करते हैं तो साथ में न्यूनतम याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, साथ ही न्यूनतम भी आपको याद करना होगा। अब मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, न्यूनतम क्या होगा, किसका होगा, न्यूनतम वाला नाम बताओ, तो श्रावस्ती होगा। श्रावस्ती कितना है, 46.7%, 46.7%। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन के माध्यम से समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सीधा एक ही आंसर आपके जबान पे होना चाहिए, या आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। उसका नाम है श्रावस्ती। श्रावस्ती परसेंटेज में कितना है, 46.7%, 46.7%। इतना आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा क्लास में ही। ठीक, अब अगला टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता दर, जिसको इंग्लिश में लिटरेसी रेट कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आया। अब देखिए, इसमें हम लोग को बेसिकली 4 पढ़ना है। पहला आपके सामने दिख रहा है पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, दूसरा का पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, और केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र, और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। ये मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है। तो बेसिकली यही नाम मैंने वहां पे लिखवाया है। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार जिक्र करता हूं कि इसमें कितना साक्षरता दर है। समझ में आया आपको? तो देखिएगा, सबसे पहला है पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी साक्षरता दर कितनी है बताइएगा। साक्षरता दर आपके सामने है, कितना है यहाँ पे देखेंगे, मैं ब्रैकेट में इसको लॉक कर रहा हूं, और यहाँ पे देखेंगे कितना है, 67.5%, 67.5%, 67.5% है। आपसे कहीं भी एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के, है ना, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में साक्षरता दर कितना है, तो आपका सीधा एक ही आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 67.5%। 67.5%। कितना, फिर से मेरे साथ बोलिए, 67.5%, 67.5%। मेरे साथ फिर से बोलिए, 67.5%। ठीक, दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हम लोगों के सामने है पूर्वी आर्थिक क्षेत्र। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में साक्षरता दर कितनी है, 67.4%, 67.4%, 67.4%, 67.4%, 67.4%। अच्छा, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसके माध्यम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से पूछेगा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी आर्थिक क्षेत्र की साक्षरता दर कितनी है, तो आपका सीधा एक ही आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 67.4%, 67.4%। अच्छा, साथ में ये भी इसके साथ याद करते चलते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले पूरा पढ़ लेते हैं, तब इस लाइन को मैं बताता हूं। तीसरा है केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र। केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र, तो केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में साक्षरता दर कितनी है, 68.3%, 68.3% है, 68.3%। कितना है मेरे प्यारे भाई, 68.3% है, 68.3% है। चलिए अब देखिएगा, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में साक्षरता दर कितनी है, तो आपका सीधा मेरे प्यारे भाई एक ही आंसर आना चाहिए, 68.3%, 68.3%। चलिए चौथा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में साक्षरता दर कितनी है, 69.3%, 69.3%। तो क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में, है ना, साक्षरता दर कितनी है, ना, तो आपको सीधा एक ही आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 69.3%, 69.3%, 69.3%, 69.3%। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना जब समझ में आया है तो आप चारों में देखिए, चारों में ध्यान से देखेंगे, तो चारों में ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो पाएंगे आप, क्या पाएंगे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप क्या पाएंगे। तो आप पाएंगे कि सबसे अधिक कौन है, सबसे कम है, कौन है। तो देखिएगा, दूसरा नंबर वाला जो है पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, ये साक्षरता दर में सबसे कम है इस चारों में। आप देखिए, आप खुद देख लीजिए, यहाँ देखिए 67.5 है, यहाँ 67.4 है, यहाँ 68.3 है, यहाँ 69.3 है। तो भाई कम तो यही हुआ ना, कम तो यही हुआ।
तो सबसे कम साक्षरता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपको सीधा याद रखना होगा पूर्वी आर्थिक क्षेत्र। कितना है? 67.4%। कितना है उसका साक्षरता दर? 67.4% है। अच्छा, कम हमने देख लिया, तो कम हमने देख लिया, उसके बाद से हमको अधिक देखना पड़ेगा कि इस चारों में सबसे अधिक कौन है। तो चौथा नंबर पे आप देखेंगे बुंदेलखंड जो आर्थिक क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। देखेंगे 69.3% है, 69.3% है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिएगा, आपको याद रखना है, क्वेश्चन के माध्यम से समझ लीजिए कि सबसे अधिक साक्षरता वाला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र है। कितना है? तो 69.3% है। कितना है? 69.3% है। इतना बात आपको याद हो गया। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा मैं, ठीक है, अपने तरफ से मैं 100% आपको क्लास में ही याद कराने की कोशिश कर रहा हूं और वीडियो में बने रहेंगे आपको, तो अंत तक जितना क्लास चलने वाली है इतना ही आपको मजे से याद होता जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही आपको याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक लिखिएगा, अपने नोट्स में लिखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे भाई, यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। पिछले रिसेंटली यूपी में जितने एग्जाम हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपका यूपी पुलिस पिछला हुआ है, उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अलीगढ़ से पूछा गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पूछा गया था। तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार से समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों का पहला हेडिंग था प्रदेश में माने प्रदेश कहीं भी लिखा हो ना तो सीधा समझिएगा उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। इतना बात क्लियर है। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो सीधा आपको याद रखना होगा, कितनी है? 6 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? 6 है। इतना बात आपको याद हो गया। बताइए कितनी है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6 है। याद हो गया? 6 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6 है। याद हो गया। अब देखिए 6 कौन कौन है इसको भी आपको याद रखना है। तो जिसमें सबसे पहले है, यहाँ पे देख रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दूसरा पे है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तीसरा पे है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चौथा पे है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। और पांचवा पे है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। और छठवा पे है राजीव गांधी राष्ट्रीय, है ना, विमानन विश्वविद्यालय। इतना बात आपको समझ में आया कि 6 कौन कौन है? पहला इलाहाबाद हिंदू विश्वविद्यालय, अब हिंदू विश्वविद्यालय नहीं कहेंगे, अब सीधा उसका नाम लेंगे, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, बाबा भीमराव अंबेडकर, रानी लक्ष्मीबाई और राजीव गांधी, है ना, राष्ट्रीय विमानन, ठीक है ना, विमानन विश्वविद्यालय। ये आपका नाम हो गया। फिर से इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, बाबा भीमराव अंबेडकर, रानी लक्ष्मीबाई और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। याद हो गया। अब देखिए ये कहाँ है इसको भी समझ लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जाहिर सी बात है कि पहले इलाहाबाद था, अब नाम चेंज होके क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा कि आप जानते हैं कहाँ है? वाराणसी में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ है? अलीगढ़ में है। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। जब आप लखनऊ में गए होंगे तो देखे होंगे, इसका नाम भी सुने होंगे, तो आसानी से याद हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पांचवा पे है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में है। और छठवां पे है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो रायबरेली में है। इतना बात समझ में आ गया, आपको याद भी हो गया, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। अब सबसे पहले हम लोग चलिएगा, अब हम लोगों का अगला टॉपिक होगा, देखिएगा इसमें पहला हम लोग को पढ़ना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि देखिएगा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? बनारस में है। इतना बात क्लियर है। अच्छा देखिएगा अवस्थिति इसकी क्या है? बनारस में है। याद हो गया आपको। अब देखिए जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 4 फरवरी 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1916 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 4 फरवरी 1916 में हुई थी। अच्छा, अब इसके संस्थापक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिएगा हेडिंग के साथ लिखते जाइएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको अभी कंप्लीट करा दूंगा। तो संस्थापक देखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। और सहयोगकर्ता कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं तब आगे बढ़ेंगे।
देखिए आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है, मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको कि हिंदू विश्वविद्यालय है ना कहाँ अवस्थित है। तो आपका सीधा एक ही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वाराणसी में है ना अवस्थित है। अच्छा अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 4 फरवरी 1916 को हुई थी। 4 फरवरी 1916 को हुई थी। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, उनका नाम बताइए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक। अच्छा अब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में है ना जब विश्वविद्यालय बना तो इसमें सहयोगकर्ता कौन थी। तो आपका सीधा एक ही नाम आना चाहिए, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। इतना बात आपको याद हो गया। जब इतना बात याद हो गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने अगला क्या टॉपिक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा समझिएगा। विश्वविद्यालय के मूल में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित एवं संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज है ना को स्थापित करने वाली है ना महिला का नाम बताइए। तो बताइए कौन थी। एनी बेसेंट थी। कौन थी। एनी बेसेंट थी। ठीक है, इनके द्वारा स्थापित और संचालित था ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज है ना जो हमारा था वो। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अब आपका अगला टॉपिक होगा यहाँ पे देखिए ये हैं श्रीमती एनी बेसेंट और ये हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बहुत ये दोनों लोग बहुत ही महान व्यक्ति थे, जैसा कि आप जानते होंगे। जब इतिहास पढ़ेंगे तो सारी बातें इनके बारे में जानेंगे। अब देखिए यहीं पे अगला क्वेश्चन, 75 छात्रावास के साथ एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है कौन। बताइए कौन आपका है हिंदू विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है ना कौन है। तो आपका सीधा एक ही आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। वो आंसर क्या होगा बताओ। वो आंसर क्या होगा, सभी लोग बोलेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये आपका आ जाएगा। और ये 75 छात्रावास के साथ एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, ये भी साथ में याद रखना है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इसका औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है डेट को, 13 दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा 13 दिसंबर 1921 में इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया था। ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय का। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा कि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया गया था। ठीक है ना, तो ये कब किया गया था बताइएगा। तो 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। ये भी आपको साथ में याद रखना है। इतना याद हो गया। जब इतना याद हो गया ठीक है ना, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये देखिएगा ये रटने वाला टॉपिक है, फैक्ट वाला टॉपिक है। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा सिलेबस जो है यूपी जीके का जितना सिलेबस है मैं आपको बिल्कुल क्लास में ही याद कराने के प्रयास करते करते धीरे धीरे हम लोगों का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाई, मेरी बातों से संतुष्ट हैं, हमसे कुछ सीख रहे हैं, हमसे कुछ लाभ हो रहा है मेरे प्यारे भाई, तो हमारा भी एक काम कर दीजिएगा। और वो काम है कि सबसे पहले कमेंट में जाके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा मेरे लिए कि हाँ भैया जी या भाई जी, जो भी हमको आप समझते हो वो कहिएगा, और कह के कहिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये एक हौसला दीजिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा जब आप करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ वो मेरे भाइयों को समझ में आ रहा है। जब समझ में आएगा तो मैं और ताकत लगाऊंगा आप लोगों के लिए, और अच्छे अच्छे ट्रिक्स के माध्यम से मैं और ही अच्छे से यूपी जीके को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हौसला ही सब होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, हौसला जीवन में रहेगा ना तो कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर पड़ती रहती हैं, और चैनल को जाके देखेंगे तो मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। ठीक है, चेकआउट कीजिए, है ना, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एग्जाम आने वाला है, एग्जाम का डेट भी आ गया है जैसा कि आप जानते हैं, यूपी होमगार्ड का। ठीक है, आने वाले एग्जाम भी आने ही वाले हैं यूपी के लिए, तो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हम लोग चालू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।